हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु व धातु का पार्ट 2, जिसमें बच्चों हम आज जानेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। आइए जानते हैं क्या होती है सक्रियता श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीएक्टिविटी सीरीज़। होती क्या है आइए जानते हैं बच्चों आपने पढ़ा होगा धातु के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि धातु किसी ऑक्सीजन या फिर वाटर या फिर अन्य किसी भी एसिड वगैरह से जब रिएक्ट करती है तो उसका टाइम अलग होता है। मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, कुछ की तीव्र होती है, कुछ की कम होती है और कुछ की मीडियम होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों इनकी जो रिएक्टिविटी है यानी कि कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं, इस एबिलिटी के लिए हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसको कहते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी जिसमें आप मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, माने वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर रही है उस अकॉर्डिंग आपने टेबल फॉर्म में बना दिया, उसको कहा गया रिएक्टिविटी सीरीज़। आइए शुरू करते हैं। होती क्या है, देखो वही लिखा हुआ है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता मतलब कार्य करने की क्षमता, यानी कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है बच्चे घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए अवरोही क्रम का एग्जांपल दिए तो आप कहेंगे 5 4 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, तो अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई, ये जो हमें सीरीज प्राप्त हुई, उसको कहा गया है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी कुछ इस तरीके से है। देखो ये श्रेणी ऊपर से शुरू होती है और टॉप टू बॉटम ये जा रही है। ठीक है, इधर और उसके बाद कुछ धातुएं इधर लिखी हुई हैं। जो धातुएं टॉप पे आ रही हैं जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनको आप कह सकते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। अधिक क्रियाशील। ठीक है, और जो लास्ट में ये बज रही है इनको हम कहेंगे कम क्रियाशील। ठीक है, मंद क्रियाशील। ठीक, इसीलिए जब हमने आपको कल पढ़ाई थी धातु की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें हमने बता रहे थे कि देखो सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारी एयर हो। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम और सोडियम का ये है कि अगर आप इसको वायु में खुला छोड़ देते तो एकदम से इनमें आग लग जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ये, तो इसलिए इनको कहा गया है तीव्र क्रियाशील धातुएं या बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं। और जो हम लास्ट में बताया था आपको, चांदी और सोना ऐसी धातु होती है जो ना तो वाटर से ना तो पानी से रिएक्ट करती हैं और ना ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, तो ये हो जाती है मंद क्रियाशील धातुएं। ठीक है, तो अगर आपको श्रेणी की बात करी जाए तो अच्छा होगा क्या, कई बार ऐसा होता है बच्चों किसी कंपाउंड में, जैसे आपसे ये कहा जाता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम को रिप्लेस कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि चांदी पर हम कई बार सोने की परत चढ़ा लेते हैं। यानी होता क्या है, देखो चांदी अधिक क्रियाशील है और सोना कम क्रियाशील है। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातु को हम क्या कर सकते हैं, सोने उसके ऊपर लगा सकते हैं हम कम क्रियाशील धातु। ठीक है, मतलब आप इस तरह समझिए कि आप जैसे आपने सुना होगा चांदी पर सोने का लेप कर दिया जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चांदी जो है वो दोनों चांदी और सोना है तो कम क्रियाशील, लेकिन चांदी सोने के मामले में थोड़ी अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोने की जो परत चढ़ा दी जाती है वो किस पर चढ़ाई जाती है, चांदी पर चढ़ाई जाती है। यानी आप एक बार यहाँ पे ये भी समझिए कि जो नीचे वाली धातु हैं हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर वाली धातु से। ठीक है, तो फिर ये है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। यानी एक बार फिर से समझिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जब आप व्यवस्थित करेंगे तो जो आपको सीरीज मिलेगी वो कहलाएगी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, आइए बच्चों अब बात करते हैं कि जब एक धातु एक अधातु के साथ किस प्रकार से क्रिया करती है वो समझते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं धातु और अधातु आपस में कैसे क्रिया करती हैं। तो बच्चों जब मैंने आपको धातु पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि धातु के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। और जब मैंने अधातु पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अधातु के अंदर एक ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो वही बात आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखिए होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले रहा हूँ। मैंने लिया एक Na जिसको हम सोडियम कहते हैं और ये एक धातु है। ठीक है, अब ये होता क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, आप ये पीरियोडिक टेबल फिर से आ गई। पीरियोडिक टेबल सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो तत्व हैं इनको एक सीरीज़ के रूप में रख दिया गया, उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 11। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप 2 8 और 8 इस तरीके से करते हैं। यानी कि कुछ कक्षाएँ होती हैं, उनकी फिर उपकक्षाएँ होती हैं, उसके बाद इनका हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, जैसे 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18। ये बात हम चैप्टर नंबर 5 में करने वाले हैं बच्चों। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सोडियम उसका परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 11 को तोड़ करके लिखना है, पहले में 2 दूसरे में 8 फिर इस तरीके से। फिलहाल आप इतना याद रखिए, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट के सेल में। अब मैं एक अधातु ले रहा हूँ जो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या है बच्चों, ये रही हमारी क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन के बारे में बात कर देते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 17, इसको लिख लेते हैं 2,8,7। अब ध्यान देना ज़रा बच्चों, ध्यान से
देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि पूरी केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट है उसके बाह्यतम कोश में, यानी कि जो लास्ट वाली सेल ये लिखी होगा, लास्ट वाला नंबर, ये चाहता है कि मेरे लास्ट वाले नंबर पर 8 पे ख़त्म हो। क्या कहा मैंने? कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वहाँ पे 8 नंबर आए, 8 नंबर पे ख़त्म हो वो। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है तो ये चाहता है कि भैया यहाँ 1 ना होकर के 8 पे ख़त्म हूँ मैं। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ 1 में 7 जोड़ दिया जाए, या फिर ये 1 हटा दिया जाए और 8 यहाँ पे ख़त्म है। ये 2 ही ऑप्शन तो हैं। अब देखो आप इतना याद रखना कि पूरी की केमिस्ट्री में कहीं भी 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो डोनेट कर सकता है कोई, ना ही गेन कर सकता है कोई। मतलब पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम एक एलिमेंट अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 4 रुपये हैं, तो आप अगर आपको दान करना है तो आप मैक्सिमम कितना देंगे? 4 ही रुपये तो देंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि कोई भी केमिकल मैक्सिमम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, या तो डोनेट करेगा तो प्लस बनेगा, और या तो गेन करेगा यानी कि या तो ग्रहण करेगा तो माइनस बनेगा। यानी आप सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ इतनी बात पे फोकस करते हैं। अब यहाँ 1 है, अब इसको तो 7 चाहिए थे या फिर 1 गंवाना था। तो बच्चों बताओ, 4 से ज़्यादा ये ले नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसको 7 लेने हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन पॉसिबल का मतलब क्या है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो बच्चों जब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने इस पर प्लस आ जाएंगे। यानी सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दे रहा है, त्याग रहा है। तो इस पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस बन जाएगा। ठीक है, सोडियम किस में चेंज हो गया? सोडियम Na प्लस में चेंज हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं। भाई क्लोरीन भी चाहता है कि मेरा लास्ट जो नंबर है वो 8 पे ख़त्म हो। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है। इसके पास 7 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 ले ले किसी से, या फिर अपने 7 किसी को दे दे। ये 2 ही तो ऑप्शन है। लेकिन अब बताओ 4 से ज़्यादा की तो शेयरिंग हो नहीं सकती, तो 7 देना तो पॉसिबल है नहीं, 1 लेना पॉसिबल है। अब इस बंदे ने अभी अभी अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। ठीक है, अब इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है ये जो है वो क्या करेगा? इसको 1 की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ इसी तरीके से हो गया ना, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 10 रुपये दान करने हैं, और मैं हूँ, मुझे 10 रुपये खरीदने हैं, कोई और है जिसको 10 रुपये की ज़रूरत है। तो आप क्या करेगा? वो जो बंदा जो ज़रूरतमंद है उसी को अगर आप अपना जो अमाउंट दे रहे हैं या किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर रहे हैं उसी को दान कहते हैं ना। तो बस यहाँ वही चीज़ है बच्चों, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसको डोनेट करना था, इसको दाता बनना था, और इन भाई साहब के पास 1 की कमी थी, यानी कि इनको ऋणी बनना था, इनको ज़रूरत थी, तो ज़रूरतमंद को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी कि ये जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। अब जब इसने दिया है तो इस पर प्लस चार्ज है, मतलब इसको पुण्य मिला, और इसने लिया है तो एक तरीके से इसमें थोड़ा सा ऋण आ गया कि हाँ मैं किसी का कर्जदार हूँ, मेरे पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इसके पास कर्जा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर आ गया 1 माइनस। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस, जितने लेगा उतने माइनस। तो इस तरीके से ये बना Na प्लस और ये बना Cl माइनस। तो घूम फिर करके बच्चों इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? देखो Na प्लस Cl माइनस तो बनेगा NaCl। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, जैसे Na है, ठीक है, Na ने अपना 1 प्लस था और इसके साथ में क्या हुआ? Cl माइनस हुआ। तो प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए और प्रोडक्ट बना हमारे पास NaCl, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से धातु और अधातु क्रिया करते हैं। धातु अपना 1 धनायन देता है या 2 धनायन, या जितने भी चीज़ें हैं, मतलब धातु अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, त्यागेगा, और त्यागा गया इलेक्ट्रॉन अधातु क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से धातु अधातु के साथ क्रिया करता है। ये कुछ उसी तरीके से रिएक्शन है जैसे अम्ल क्षार के साथ अभी क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब जानते हैं कि अगर हमें धातु प्राप्त करनी है तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। क्या नॉर्मल जो हम धातु पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही मिल जाती हैं? क्या धातुएं सिर्फ लैब में बनती हैं? क्या नॉर्मल हम ऐसे ही ज़मीन पे से उठा करके कह देंगे कि हाँ ये धातु है साहब? तो ऐसा नहीं होता बच्चों। धातु जो है वो हमने अभी सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें हमने 3 प्रकार की धातुएं पढ़ी थी। एक होती हैं हाईली रिएक्टिव, एक होती हैं लेस रिएक्टिव, फिर होती हैं मीडियम रिएक्टिव। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों ये धातुएं पाई जाती हैं। जैसे जो हमारी नीचे वाली धातु थी, मतलब जो कम क्रियाशील धातुएं थी, वो पृथ्वी पर सरफेस पर मिल जाती थी। उनको हम क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, सांद्रण करते हैं, मतलब एक तरीके से उनमें से अशुद्धियाँ हटाते हैं, तो उसके बाद हम उससे धातु निकाल लेते हैं। जो हमारी टॉप की ऑर्डर की थी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव थी, उसको हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो वैसे तो सबसे पहली बात वो प्योर स्टेट में मिलती नहीं है, वो या तो सल्फाइड में मिलेंगी या कार्बोनेट्स में मिलेंगी। उसमें हमें रिएक्शन करनी होती है, हमें उसको साफ़ करना होता है, उसके बाद भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, धातु मिल जाती है।
ठीक है। और जो नीचे वाली हैं उनको तो आप सिंपली क्या कर देंगे, उसको अगर आप वायु के उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, बचती हैं वो मिडिल वाली, जो मध्यम वाली जो धातु है ना बच्चों टेबल में, उनका सांद्रण करना होता है, उनको शुद्ध करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमें धातु कैसे हम धातु को प्राप्त करते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं धातु का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल बनती कैसे है, मिलती कैसे है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए खनिज यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं, जो क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें हमें धातु मिलती हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, तो उनको कहते हैं बच्चों खनिज। यानी कि जो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो सबसे स्टार्टिंग की फॉर्म होती है, सबसे पहली जो प्रारंभिक अवस्था है, उसको खनिज कहते हैं, ठीक है। अब अयस्क, अयस्क क्या होता है बच्चों, ऐसे खनिज जिनसे हम धातु निकाल सकते हैं, यानी कि बेसिकली ऐसे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, उनको कहते हैं अयस्क। खनिज जो हैं वो हैं जिनसे हम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वे तत्व जो हमारे काम आ सकते हैं, जिनसे धातु बन सकते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों सांद्रण। सांद्रण क्या होता है, अब जो ये अयस्क हैं यानी कि जो भी खनिज हैं बेसिकली वो प्योर नहीं होते, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे धूल होती है, मिट्टी वगैरह होती है, कंकड़ वगैरह के, इन सबके कण होते हैं। तो उन अशुद्धियों को हटाना, अब इन अशुद्धियों को भी बच्चों आप एक नाम ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा गैंग, अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं, ठीक है। जो धूल मिट्टी धूप के कण हैं इन सबको हम गैंग बोलते हैं। तो इनको हटाना उस अयस्क में से, वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण करना, ठीक है। अब आइए, अब अयस्क का सांद्रण के बाद हमें 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं। सबसे अधिक होती हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु जिसमें सोडियम और पोटेशियम है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु यानी कि आयरन जिंक वगैरह वाली धातुएं, ठीक है, और कम क्रियाशील या निम्न क्रियाशील वही सोना चांदी और मरकरी वाली धातुएं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो हाईली रिएक्टिव है ये क्या होता है, ये गलित धातु का विद्युत अपकरण, मतलब बेसिकली क्या होगा, ये सबसे पहली बात जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि एकदम से मिलती नहीं है। अब जब भी मिलती हैं तो हम इनको लिक्विड में रखते हैं, क्यों, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, इसलिए इसको सोडियम को केरोसिन के तेल में भी डुबो के रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका विद्युत अपघटन करा देंगे, ठीक है, जल में ही, गलित अवस्था में, यानी कि गलित अवस्था में जब उसमें जल होगा, यानी कि जब वो लिक्विड की फॉर्म होगी, जब वो केरोसिन ऑयल में होगी, तभी उसका विद्युत अपघटन करा देंगे और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। अब जो लास्ट वाली है इन्हें भी समझ लेते हैं। जो ये नॉर्मल धातु हैं इनमें क्या होगा, आप सिंपल भर्जन करा दीजिए। भर्जन क्या होता है बच्चों, किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना कहलाता है भर्जन, ठीक है। किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना भर्जन कहलाता है, ठीक है। तो नॉर्मल ये अपने सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो Hg2S जो होता है ना बच्चों, अगर आप इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ से मरकरी मिल जाती है, ठीक है, सल्फाइड हट जाता है इसमें से, ठीक। उसके बाद जो मध्यम वाली बचती है आयरन और जिंक वाली, इनमें क्या होता है बच्चों, 2 तरीके के अयस्क होते हैं इनके, एक होता है कार्बोनेट वाले और एक होते हैं सल्फाइड वाले। अब यहाँ पे 2 तरीकों में क्या होता है, देखो जो कार्बोनेट वाले अयस्क हैं उनका हमें निस्तापन कराया जाता है। निस्तापन का क्या मतलब है, निस्तापन का मतलब है जब वायु की अनुपस्थिति में इस अयस्क को जलाया जाए, ठीक है। जो हमारे कार्बोनेट अयस्क होते हैं इनको क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु उपस्थित ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो अयस्क उपस्थित हो, उसको जलाया जाए तो वो प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन, ठीक है। और अगर वायु उपस्थित हो तो वो प्रक्रिया कहलाएगी भर्जन। ये इतना आसान अंतर है, भर्जन में वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, और यहाँ निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। भर्जन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, निस्तापन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि निस्तापन जो अभिक्रिया है वो सल्फाइड अयस्कों के साथ कभी नहीं किया सकती, ठीक, क्योंकि सल्फाइड अयस्क के साथ क्या होती है, भर्जन, ठीक है। उल्टा घुमा करके भी पूछ लेता है कई बार। उसके बाद क्या होगा, जब भर्जन और निस्तापन कर लेंगे तो धातु का आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। धातु के ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे और उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, खनिज मिलेगा, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित तत्व खनिज होते हैं। खनिज में जो इंपॉर्टेंट हो जिनसे धातु निकाल सकते उन्हें अयस्क कहते हैं। इन अशुद्धियों को हटाना, यानी कि जो खनिज में अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती हैं धूप धूल वाली, उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उनको हटाना सांद्रण कहलाता है। 3 प्रकार से होता है, उच्च वाला, मध्यम वाला, निम्न वाला, ठीक है। उच्च वालों के लिए विद्युत अपघटन, फिर शुद्ध धातु। निम्न वाले के लिए डायरेक्ट भर्जन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, डायरेक्ट धातु। उसके बाद कार्बोनेट का निस्तापन होगा, सल्फाइड का भर्जन होगा, ऑक्साइड मिलेगा और उसके बाद धातु मिलेगी। तो ये टेबल है, इस तरीके से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप,
ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, धातु और धातु। कुछ छूट चुका है तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ बचा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले पार्ट्स देखने के लिए। बहुत सारे चैप्टर्स अभी बचे हैं। इस चैप्टर में कई बार पीरियड टेबल का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में पीरियड टेबल ही आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ। एक बार में ही समझा दूंगा ताकि कोई डाउट रहे ना। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।